नमस्ते, मेरा नाम रजनीकांत है और आप देख रहे हैं आर्यावर्त समाचार। आज का जो शो है काफी महत्वपूर्ण है और आज जो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। आप डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा हैं, शहर के काफी चर्चित चेहरा और नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ के पास प्रेसिडेंट भी रहे हैं और रोटरी तथागत जो एक नया प्लेटफॉर्म है समाज सेवा का, उसको भी स्थापित कर रहे हैं। और उनके ठीक बगल में है अरुण कुमार वर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, असिस्टेंट गवर्नर है डिस्ट्रिक्ट 3250 के रोटरी क्लब के और रिटायर्ड इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स वेलफेयर कमेटी के सदस्य भी हैं। ये दो खास मेहमान हैं। मुद्दा भी खास है चूंकि चुनावी महासमर है, चुनावी अखाड़ा है, चुनावी दंगल है। 3 नवंबर को वोटिंग होने हैं और तमाम चीजें हैं। बुद्धिजीवियों में ये शुमार है, इनका नाम हर कोई जानता है। और जो अब तक का जो सफर है, हम सर सबसे पहले हम अरविंद सर से एक छोटा सा परिचय लेना चाहेंगे। आज जिस डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा को लोग जिले के सबसे टॉप नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में जानते हैं, सर ये जो सफर है, जैसा हम लोगों ने जाना है कि बचपन जितने मुश्किलात से गुजरे हैं, काफी परिश्रम करके जो नाम और मुकाम आपने हासिल की है, उसके बारे में थोड़ा सा जो हमारे दर्शक है वो भी जानना चाहेंगे। हमारी पृष्ठभूमि तो हम लोग गांव घर से आए हैं। एक जो गांव घर का जो एक एवरेज परिवार का बच्चा जिस तरह से पलता बढ़ता है, धूल धक्कड़ पोखरा तालाब उसी से निकल करके, और कुछ तो अपने मेहनत किए, बाकी माता पिता का प्रेरणा रहा। समाज में लोगों को देखे, जो लोग अच्छे करते हैं उनका मान सम्मान होता है, जिज्ञासा था। और कुछ ऊपर वाले का कृपा था कि सही रास्ता मिलते चला गया। और मैं आज तक का जिंदगी एक सहज रूप में, जिसमें न तो कहीं कोई अभिमान का बात है, न कहीं तो ईगो का बात है, एक समान रूप से अपनी ज़िंदगी जीते आया हूँ। और जब संजोग है कि मेरे साथ जो लोग भी आज तक इस ज़िंदगी के सफ़र में मेरे साथ जुड़े हैं, सभी अच्छे लोग जुड़े हैं। गलत लोग कभी सटे भी तो अपने आप खुद हमसे दूरी बना लिए, हट गए। और बिहार शरीफ में आने के बाद मैं एक नेत्र चिकित्सक के रूप में, सबसे पहले तो आने के बाद मैं जन सेवा के भावना से आई कैंप, यहाँ जितने भी आई कैंप था उसमें हम सभी होते थे और निस्वार्थ, नहीं तो उसमें कुछ आर्थिक आशा उम्मीद रहता था, न कहीं कुछ, केवल एक सेवा भाव था। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी हुई थी पूरे छोटे नागपुर के जो अत्यंत पिछड़ा और गरीब लोगों को सेवा करते करते, वहाँ पर जो ट्रेनिंग मिली थी। और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म मिला रोटरी का। रोटरी से हमने बहुत कुछ सीखा, एक ज़िंदगी जीने का तरीका सीखा, और लोगों को जो समाज में गरीब हैं, पिछड़े हैं, तो उन लोगों के साथ रह करके एक अलग नज़रिए से देखा। और आज तक रोटरी प्लेटफॉर्म के द्वारा के तहत उनकी सेवा करते आया हूँ। और एक सामाजिक सोच भी रहता है। और आज चुनाव का माहौल है, एक जो होना चाहिए था इतने आज़ादी के इतने वर्षों बाद, तो चिंता की लकीर जरूर जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनके ऊपर रहता है। तो आज की परिचर्चा जो भी होगी तो उसके बारे में विशेषण बतलाएंगे। सर सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने बताया कि जो समाज सेवा है, उसके बाद समाज हित में जो बहुत कम लोग होते हैं समाज में जो सोचते हैं। हम अरुण कुमार वर्मा जी से बात करें, चूंकि इनकी भी पृष्ठभूमि लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया, लोग करते हैं, मैंने तो नहीं देखा है, मगर जब इनसे बात होती है, इनके जो वेल विशर्स उनसे बात होती है, तो पता चलता है अरुण कुमार वर्मा ने अपने जीवन में कितना कुछ संघर्ष किया है। साइकिल से सफर तय करते करते आज गाड़ी और हवाई जहाज, ये तमाम जो सफर है, बहुत सारी जवाबदेही इनके ऊपर है। एक वेलफेयर कमेटी के आप सदस्य भी हैं, रोटरी के असिस्टेंट गवर्नर भी हैं, LIC में DO भी हैं। इससे पहले का जो सफर रहा है वो दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। रजनीकांत जी, जहाँ तक आपको पता है, बिल्कुल सत्य पता है। मेरी भी जो बाल्यावस्था है बहुत ही अभाव में गुजरी है। मैं 4 भाई और 1 बहन हूँ और मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते थे। और निश्चित तौर पर हम लोग बहुत ही क्राइसिस में हम लोग का जीवन
जिए हैं हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ रहते रहते। और हमारे पिताजी की कुछ ऐसी स्वास्थ्य स्थिति थी कि वो लगातार खराब रहती थी, बहुत सारे रोग से वो पीड़ित थे और उनके इलाज के लिए भी मुझे ही कहीं उनके साथ आना जाना पड़ता था। और हम चारों भाई बहन बेरोजगार थे, हमसे 2 भाई बड़े थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि परिवार इतनी क्राइसिस से गुजर रही है, परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। और मैट्रिक परीक्षा पास करने के तुरंत बाद ही मैंने ट्यूशन का कार्य शुरू किया था और घर घर जाकर के ट्यूशन का कार्य भी करता था, उससे भी कुछ धन उपार्जन करता था। साथ में फिर धीरे धीरे मैं इंटर जब किया, ग्रेजुएशन जब किया, अपने बलबूते पर आना जाना, लोगों से मिलना जुलना मेरा शुरू से ही स्वभाव रहा है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी खोला था फ्रंट लाइन के नाम से, वो भी आज नवादा में और पकड़ेरा में उसकी ब्रांचेज चलती है, वहाँ पर भी मैंने कार्य किया। और लेकिन फिर भी सबसे समाधान समस्या का नहीं निकल रहा था, तो मैंने पार्ट टाइम रोजगार के रूप में उस वक्त बहुत ही चर्चित था सहारा इंडिया। कुछ दिन मैंने सहारा इंडिया में भी काम किया, एक अभिकर्ता के रूप में कार्य किया, लेकिन कुछ लोगों का सलाह आया कि आप किसी सरकारी सेवा और सरकारी जगह पर काम कीजिए, वहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने LIC के में जुड़ा और 12-13 साल नवादा जैसे सुदूर क्षेत्र में LIC में भी काम किया। और संयोग देखिए, और मेरा ये सौभाग्य है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने मेरी मेहनत को और मेरी जो काम थी उसको उन लोगों ने उसकी तारीफ की और मुझे भारतीय जीवन बीमा निगम में ही जो भी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के तहत एक विकास अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ। और पिछले 20 वर्षों से मैं बिहारशरीफ में बिहारशरीफ शाखा के विकास अधिकारी हूँ और 17 सालों में बिहारशरीफ का ही शीर्षक विकास अधिकारी नहीं हूँ, पूरे भारतवर्ष में आज करीब 33,000 विकास अधिकारी हैं, उसमें मेरा टॉप 10 में रैंक आता है। हम लोग का रैंकिंग होती है ऑल इंडिया। और निश्चित तौर पर बहुत संघर्ष करके, बहुत परिश्रम करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन एक सबसे सौभाग्य और खुशी की बात है कि इस परिश्रम और इस लगन के साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग, हमारे जो वेल विशर थे, उन सबका स्नेह और सानिध्य मुझे मिलता रहा और सबके उन लोगों ने जो मेरे इस रास्ते में यहाँ तक पहुँचने में जो हौसला अफजाई की, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे अच्छे लोग, और कहा गया है कि लोग यदि आप अच्छे रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपका साथ और आपके आगे पीछे लोग अच्छे ही लोग रहते हैं। और आज तक मुझे सारे अच्छे लोग मिलते रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और साथ साथ देखिए, मैंने अपना जीवन साइकिल से ही क्या, मैं पैदल ही सफर किया था। साइकिल भी मुझे मेरे एक दोस्त ने खरीद करके दिया था, सेकेंड हैंड साइकिल। मेरे पास इतना अभाव था, बहुत ही दुखद दिन वो था, याद करने पर बड़ा मैं सोचता हूँ कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आज इस भारतीय जीवन बीमा निगम ने मुझे आज 20 साल की नौकरी में 20 और 22 देशों की मैं यात्राएं कर चुका हूँ, बहुत सारे एजुकेशनल सेमिनार, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ, बहुत जगह मोटिवेशनल स्पीच के लिए भी जाता हूँ। और उसके साथ साथ मैं जब भी रोटरी से जुड़ा तो रोटरी से भी एक बहुत ही अच्छा लगाव रहा और रोटरी से भी मैंने बहुत सीखा। कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी बात, रोटरी के बहुत सारे मीटिंग और कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में अटेंड कर चुका हूँ। आज रोटरी का डिस्ट्रिक्ट का सेकेंड टाइम मुझे असिस्टेंट गवर्नर बनाया गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये सफर। लेकिन निश्चित तौर पर पुराने दिनों की याद करके जब आप यहाँ तक मैं पहुँचता हूँ तो खुद विश्वास नहीं होता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, कैसे पहुँचा। सर, जो सबसे बड़ा चीज है, मैं दर्शकों को बार बार बताना चाहूंगा कि हमारे इस शो में जो 2 व्यक्तित्व यहाँ पर हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा या अरुण कुमार वर्मा सर, इन दोनों का जो संघर्ष बीता है अपने जीवन में, ये प्रेरणादायी है। इसलिए मैंने उन तमाम सवालों को पूछा है। सर, आप समाज में बुद्धिजीवियों के वर्ग जो कहे जाते हैं बुद्धिजीवी, उनमें आप लोग का नाम आता है। आप लोग समाज को देखते हैं, अभी महासंग्राम चल रहा है, पूरे बिहार में चुनाव का माहौल है। ऐसे में चुनाव का ही सवाल उठता है, मगर बिहार के हित को देखते हुए कि पहला सवाल तो हम अरविंद सर से जानना चाहेंगे। डॉक्टर होने के साथ साथ इनका जो सामाजिक सरोकार है वो उसका दायरा बहुत बड़ा है। बिहार की राजनीति को सर आप किस रूप में अभी देख रहे हैं? अभी जो आपका एक पीरियड रहा वो आपने हो संभाला, फिर पढ़ाई की, फिर आज आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी का जो बिहार है राजनीति के लिहाज से कैसा है? मैं बचपन से ही खास करके कि राष्ट्रीय भावना और जो राष्ट्रीय और समाज के मुद्दे रहते हैं उनसे मेरा सरोकार रहा है। और मैं शुरू से जब बचपन में था और तब से अब तक
जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए, जो खास करके चुनाव में जो परिवर्तन हुए, उसमें परिवर्तन तो बहुत सारे कुछ हुए, लेकिन चेहरा बदलते गया, उनका तरीका बदलते गया। और लेकिन लोग, मेरे समझ से लोग बहुत कुछ नहीं बदले। एक समय था जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन विजन था, देखता था, समझता था। उस समय लोग बूथ लुटेरों का गैंग चलता था और वही बूथ लूट करके देता था और उसी पर नेता बनते थे। आज तरीका केवल अलग से बदल गया, क्योंकि शासन प्रशासन थोड़ा सा उसमें सख्ती किया। तो आज भी लोग जाति के नाम पर जो होता है कि सभी लोग कैलकुलेशन होता है कि इस जाति, कहीं नहीं कहते हैं कि किसको कौन वोट किस कारण से दे रहा है, इस जाति का इस क्षेत्र में कहाँ दे रहा है वोट, उस जाति का कहाँ दे रहा है। आखिर 95% लोग पूरे जाति में बट करके जो वोट देते हैं, तो उससे निराकरण कैसे होगा और कैसे मतलब निष्पक्ष होकर के लोग जो केवल विकास देखें, समाज का विकास देखें, राज्य का विकास देखें, तो उस विकास को लेकर के कैसे लोग वोट करेंगे, एक चिंता का विषय होता है। और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, उनसे मैं बातें करता हूं, तो केवल यही है कि बुद्धिजीवी को केवल हम लोग ड्राइंग रूम में, टीवी में एनालिसिस नहीं देखें और ड्राइंग रूम में डिस्कशन नहीं करें। जहाँ भी है लोग बुद्धिजीवी को कदर करते हैं, तो हम लोग का एक दायित्व होता है कि लोगों को बतलाएं कि आगे आने वाले दिनों में हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा, जो कि हमको सुरक्षा देगा, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। नारे तो एक से एक लुभावने नारे आते हैं, लेकिन जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग, जात पात धर्म इससे ऊपर हट करके। और बहुत सारा जो प्रलोभन दिया जाता है, जितने भी लोग हैं, खास करके इस चैनल को देख रहे हैं, समझते हैं कि बुद्धिजीवी लोग ये दिखते हैं, तो सबका दिमाग खुला हुआ है, सब लोग बात समझते हैं। तो क्यों नहीं इसको, हमारे अंदर जो भावना है, हम लोग जो बात समझते हैं, हम लोग भी क्यों नहीं समाज में निकल करके लोगों के बीच जाएं, लोगों से डिस्कशन करें। और जो एक संकीर्ण भावना में हो करके बढ़ करके लोग जो वोट करने जाते हैं, चाहे भाग जाते हैं, धारा में बह जाते हैं, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उसमें, तो दोस्त तो हमारा ही अंत में आता है कि हम अगर अच्छे से मतदान नहीं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोगों को मतदान नहीं करते हैं, चाहे फिर करते भी हैं तो अच्छे प्रतिनिधि को नहीं देते हैं, तो उसका झलक तो फिर वही मिलेगा, वही लोग जाएंगे, वही कुछ। आज प्रतिनिधि को इसका एहसास होना चाहिए कि हम जो काम करते हैं, जो भरोसा दिला रहे हैं, उसमें तथ्य होना चाहिए। आप लोगों को लगना चाहिए कि वास्तव में कुछ तो उनके पृष्ठभूमि को देखना चाहिए। आजकल नेता है कि अचानक पैदा ले लेते हैं। एक समय था जो सामाजिक सेवा, सामाजिक सरोकार से ऊपर उठ करके आते थे। आजकल होता है कि नेता अचानक पैदा ले लेते हैं और उनको हम लोग इसी जाति धर्म और लोभ परलोभ के कारण उसके पीछे जो मेन जमात है सोसाइटी का, उसके पीछे लग जाता है। तो मैं फिर से बुद्धिजीवियों को से आग्रह करूंगा कि हम लोग का एक दायित्व बनता है कि लोग तक हम लोगों से डिस्कशन करें और थोड़ा सा ऊपर उठने का कोशिश करें। समाज तो उठ रहा है, निश्चित रूप से उठ रहा है। जब हम लोग टेबल पर बैठते हैं, हमारे बच्चे बैठते हैं, तो विजन क्लियर कट दिखता है कि वो लोग ये सबसे बहुत उठ करके ऊपर का बात करते हैं। तो हम लोग को एक भरोसा लगता है कि एक इलेक्शन नहीं, दो इलेक्शन नहीं, बात तो बदलेगा और अच्छे लोग आते रहेंगे। लेकिन आज जब इलेक्शन है तो आज जरूरत है कि हम लोग सोसाइटी में मैसेज ले जाएं कि किनके ऊपर भरोसा करना चाहिए और किनके ऊपर नहीं करना चाहिए, कौन आज तक हमको दिए हैं और कौन हमको नहीं देंगे, इस पर सोच समझ करके वोट देना चाहिए। अरुण कुमार वर्मा जी, सेम सवाल है आपसे, वही सवाल मैं दोहरा रहा हूँ, मगर उसमें एक छोटा सा ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत हद तक अरविंद सर ने उसको बताया है, आपका अपना एक नजरिया होगा, तमाम चीजें होंगी। फिर कहते हैं कि जातिगत खांचे में हम लोग बढ़ जाते हैं। आखिर तमाम चीजों के पीछे आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? देखिए, अरविंद सर ने भी बोला और आपका सवाल भी सामयिक है जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जिस चीज का स्टूडेंट रहा हूँ उससे ही ये ताल्लुक है आपका ये सवाल जी। हम बिहार की राजनीति को देखें तो मेरा अपना मानना है, और आप सभी जानते होंगे कि 1952 के पहले बिहार सबसे सुशासित राज्यों में से एक माना जाता था और बिहार की अपनी गरिमा थी। और ईसा पूर्व की बात करें तो हमारा मगध साम्राज्य, आप देख रहे होंगे सम्राट अशोक का कार्यकाल को जब हम लोग इतिहास के पन्ने पर देखते हैं
तो आधुनिक अर्थव्यवस्था का वो जनक माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे आज की स्थिति में देखिए तो बिहार की राजनीति जो है वो बहुत ही अराजक राजनीति होती चली गई, और उसके बावजूद भी बिहार की राजनीति में बहुत दिनों तक कांग्रेस का दबदबा रहा। 1990 तक कहिए कि कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन बिहार जातीय समीकरण में, अभी अरविंद सर ने भी इस बात को बोला कि जाति धर्म के नाम पर बढ़ते गई। और सबसे ताज्जुब की बात है कि इसी बिहार में आजादी के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में। 1974 की बात 1974 की बात है। उसके बावजूद भी हम सुधरे नहीं, और उसी राजनीति के जनक आज नीतीश जी और लालू जी हैं, और इन दोनों के बीच में बिहार की राजनीति घूम रही है, और बिहार की राजनीति इन दोनों के बीच में घूम रही है। और आज जहां बिहार में, उसको अन्यथा ना लिया जाए, बिहार में जहां आज ये सिस्टम चल गया है, लोगों के अंदर में ये पैदा बहाव हो गया है कि वोट और बेटी जात को ही दिया जाता है, तो इस संकीर्ण मानसिकता से लोगों को ऊपर उठने की जरूरत है। लोग जो अच्छे प्रत्याशी हैं, जो अच्छे प्रतिनिधि हैं, जो अच्छा दल है, जो जनता के लिए अच्छा कार्य कर सके, उसको वोट देने की जरूरत है। इन सब संकीर्ण भावनाओं से, मानसिकता से ऊपर उठ करके लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोग वोट देना भी आज तक बिहार में नहीं जानते, परसेंटेज बहुत लो होता है। तो ये सब चीज को लोगों को समझना होगा, और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने राज्य के भविष्य के लिए आगे आना पड़ेगा। और संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ करके जब तक लोग वोट नहीं करेंगे, अच्छे लोगों को वोट नहीं करेंगे, अच्छे मुद्दे के लिए वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार की राजनीति अराजक राजनीति ही रहेगी और विकास अवरुद्ध रहेगा। सर, जैसा 1974 की बात कर रहे हैं आप, जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट सबसे बड़ा मूवमेंट रहा है, और मुझे अभी भी याद है कि एक नारा काफी प्रचलित रहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। हाँ, हमको लगता है ये जो सिनेरियो रहा है, तमाम चीजें रही है। अभी अरविंद सर ने कहा कि विकास का मुद्दा पिछले 15 वर्षों में अभी तक की जो राजनीति की धारा रही है वो विकास के मुद्दों पर रही है। सड़क और बिजली और बुनियादी सुविधाओं की बात होती रही है। ऐसा पहली बार है बीजेपी और राजद और जदयू सभी लोग जो है रोजगार के मुद्दों पर हावी होते दिख रहे हैं। सर, ये 15 साल में विकास से अब रोजगार की ओर लोग बढ़ रहे हैं, तो क्या ये जो रोजगार की बात की जा रही है, जो वादे हो रहे हैं, उसको आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? रजनीकांत जी, रोजगार इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा उभर करके आया है, और बिहार की जो आबादी है और बिहार में जो बेरोजगारों की संख्या है, जब इसके ऊपर गौर करेंगे तो बड़ा ही ये ताज्जुब का विषय है कि अभी इस कोरोना के काल में आपको लगा होगा, आपके पास डाटा आया होगा, अखबारों में भी डाटा आया कि 40 लाख बेरोजगार लोग बाहर से जो रोजगार कर रहे थे, छोटे छोटे कार्य कर रहे थे, वो बिहार में जी। मनरेगा का जो एक रोजगार देने का माध्यम है, आप देखे होंगे, मनरेगा है, उसमें 14 लाख से ऊपर लोगों ने पिछले कोरोना के समय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जॉब कार्ड खोलने के लिए। तो एक भयावह मुद्दा है, और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल ने है एक रोजगार का खेल खेला है, बेरोजगारों को रोजगार देने का खेल तो बीजेपी भी खेल रही है। खेल बीजेपी भी खेल रही है और खेल जदयू ने भी खेला है, सारे दल को खेल रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये लोग कितने चिंतित हैं बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। इतने सारे दिनों में ना तो 15 साल के पिछले सरकार की बात करें तो रोजगार को इन लोगों ने वरीयता नहीं दी, आज भी 15 सालों के इस सरकार ने भी रोजगार को बहुत ही वरीयता न दी। ये अलग बात है कि चुनाव का समय है, जनता के नब्ज को ये लोग देख रहे हैं और बेरोजगारी को एक मुद्दा बना रहे हैं। यदि सही दिशा में ये लोग बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं तो स्किल सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, लोगों को स्किल डेवलपमेंट का कार्य सिखाना चाहिए। और एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि मुझे एक मछली ना दी जाए कि मैं एक दिन खा सकूं, मुझे मछली पकड़ने की कला सिखा दी जाए ताकि मैं हर दिन मछली खा सकूं। और इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। इस पे तुरंत राय लेना चाहूंगा अरविंद सर का। सर, रोजगार मुद्दा बना है इस बार का, और जैसा ये कह रहे हैं सृजन, ये नौकरियां आएंगी कहाँ से? पार्टियां ने तो कह दी। सबसे पहली बात तो कि इलेक्शन का समय है, लोग देख रहे हैं कि किस मुद्दे को लोग पकड़े हैं, और इसमें बेरोजगारी एक निश्चित रूप से मुद्दा है। तो अभी तो लगता है यही देख करके कि आपाधापी है, कोई 10 लाख बोले, कोई 15 लाख बोले, कोई 20 लाख बोले, लेकिन अपने दिल दिमाग से लोगों को विश्वास करना पड़ेगा कि आखिर देगा कौन। देना था सरकार को ही देना, और आगे बाकी स्वराज का बात हो, स्वरोजगार का बात हो,
और आगे सोसाइटी के प्रोग्रेस का बात हो तो आगे का बात है। अभी तत्काल है कि इन मुद्दों के पीछे खुले दिमाग से झांकने का जरूरत है कि अब हम किसी को बोले कि आपको हम बहुत कुछ प्रॉमिस कर दें कि गाड़ी दे दें, ऐसे करें, आप खुद मेरे ही पास अगर नहीं हो तो किसको हम दे सकते हैं। तो एक खुला नजर से देखने का जरूरत है कि आखिर देगा कौन, किसमें क्षमता है देने का, और कौन देगा, किसके अंदर ओरिएंटेशन है, और पीछे का परफॉर्मेंस तो देखना पड़ेगा कि आखिर कोई कुछ किया भी तो कौन किए। तो इन्हीं सब बातों पर दूसरी बात है कि जो समाज में आज जो जातिवाद ये सब कुछ बातें हैं, तो कुछ हम उन दिनों का याद करना चाहेंगे जब श्री जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था। यही समाज था जो कि हर चीज से ऊपर उठ कर, जिस जात का 2% भी वोट कहीं था, जैसे एग्जाम्पल हम बाढ़ क्षेत्र में मेरा घर है, तो वहाँ पर श्याम सुंदर गुप्ता जी, स्वर्गीय श्याम सुंदर गुप्ता जी को दिया गया। मुश्किल से 2% वोट नहीं होगा, लेकिन लाखों के मार्जिन से जीते। तो कभी तो सोसाइटी देखा और ये होकर के इन सब बातों के ऊपर उठ करके दिया। तो आज लोगों को इसी भावना, खास करके जो एग्जाम्पल है उसी से जो जन समस्या है उसको देख करके, विश्वास रख करके, खुले दिमाग से इन बातों से ऊपर उठ करके, हमारे पास एग्जाम्पल है तो क्यों नहीं हम लोग उस बात को दोहराएं और एक स्वच्छ समाज का जो कि हमारा एक स्वच्छ सरकार का के गठन में हम लोग मदद करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को सही राह मिल सके, रोजगार मिल सके, शिक्षा मिल सके। सर क्या लगता है जेपी मूवमेंट फिर से एक बार दोहराने की जरूरत है या मतलब अब सुधार की ओर बढ़ना है? मतलब आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जेपी मूवमेंट की आपने बात की, 1974 की बात की है, तो क्या आपको लगता है 2020 में भी वैसी परिस्थिति बनने वाली है? देखिए, जिस तरह से जितना खास करके देखिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ, रोजगार का बात है, देने का बात है, उसके पैरेलल में पता है कि कभी भी हम तो देख रहे हैं इतने सालों से कि कभी जनसंख्या नियंत्रण का मालूम नहीं क्या है, ऐसे किसी भी सरकार में कभी सीरियस रहा नहीं। इतना ह्यूज पॉपुलेशन, मालूम नहीं क्या, एक उम्मीद भी नहीं, मतलब कहीं से लगता भी नहीं है कि वास्तव में कैसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। स्वरोजगार का ही और साधन उपलब्ध कराने का ही एक सरकार कर सकती है, सबको रोजगार दे देगी, रोजगार उसी रूप में दे सकती है, लेकिन ऐसे कहीं सबको सरकारी नौकरी मिल जाए ये तो सोचने का ही बात नहीं है और होगा भी नहीं कभी। अरुण सर से एक अरुण सर से सवाल है, स्वरोजगार को आपने जोड़ा है, दीपनगर का दिया आपको याद होगा, आप कुम्हार की बात करें, मिट्टी बर्तनों की बात करें, आप तसरसिल की बात कर लें नेपुरा से, आप इधर बसवन विघा में चले जाए, वहाँ का जो पर्दा, वो राष्ट्रपति भवन की शोभा, या जो औरतें अचार बनाती थी, जो हमारे घर की महिलाएं, कभी आप 30 से पहले का, जब 3 दशक पहले की बात कर ले, तो स्वरोजगार बिहार का सबसे अभिन्न अंग था, और उसके बाद जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री था वो पर्यटन था। ये दोनों चीजें हैं। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जिस मुद्दे पर बिहार की राजनीति फोकस्ड होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आप देखिए, ये स्वरोजगार तो बिल्कुल है, मामला है, और सारे लोग को सरकार रोजगार नहीं दे सकती है। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, सारे लोग को सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो हमारा है 1942 में लॉर्ड मैकालो की जो शिक्षा नीति थी, उसी शिक्षा नीति का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं, और वो शिक्षा नीति थी कलर्कियल शिक्षा नीति। लोग को ऐसा मतलब एजुकेशन दो कि वो लोग नौकरी चाकरी के लिए, क्लर्क नौकरी के लिए वगैरह काम करें। स्वरोजगार की दिशा में बिल्कुल काम नहीं किया। तो फिर सर वादे क्यों किए जाते हैं? वादे तो वही है ना, आखिर वादा क्यों किया जाता है लोगों से? वोट तो आप हर कोई का लेंगे ना, जो वोटर्स हैं, जो 18 साल के हैं या उससे ऊपर, उनसे आप वोट मांगते हैं, सबको आप नौकरी देते हैं। फिर एक जगह पर पैरामीटर ये हो जाता है कि सबको नौकरी दिलाना मुश्किल है, तो फिर वादे क्यों है? वायदे तो देखिए, जो भी राजनीतिक दल है वो अपने नफे नुकसान के लिए वायदे करती है। जनता को जब भी चुनाव का वक्त आता है, उनको जनता की याद आती है, चुनाव के बाद वो जनता को भूल जाते हैं, जनता के बारे में सोचते नहीं है। विडम्बना हमारे लिए, हमारी राजनीति का विडम्बना यही है कि आज तक कोई भी राजनीतिक दल पूरे ईमानदारी से कहीं ये नहीं प्रयास करती है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं, उनको स्वावलंबन के लिए प्रयास करें, उनके लिए कुछ ऐसा मतलब स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम कराएं जिससे कि स्वरोजगार की दिशा में लोग
आगे बढ़ सके और आत्मनिर्भर कर सके। और आने वाले दिन में भी इस काम को जब तक प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि पूरे बिहार स्टेट के, पूरे बिहार के डेवलपमेंट, नालंदा जिला में डॉक्टर अरविंद सर जिस तरीके से सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाती है, आप पेशे से डॉक्टर हैं, समाज सेवा भी करते हैं, अभी सबसे ज्यादा अगर कोई टारगेटेड पॉइंट्स है तो वो डॉक्टर लोग से है। मतलब चिकित्सकों के ऊपर अभी जो कहता है अजीब तरीके का ग्रहण चला हुआ है, और जो सुरक्षा की बात करते हैं, क्या आपको लगता है बिहार में स्वास्थ्य की प्रणाली अच्छी है? चिकित्सकों की सुरक्षा की जो बात होती है, वो चिकित्सक सुरक्षित है? ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। चूंकि आप डॉक्टर, इसलिए ये सवाल मैंने किया है कि स्वास्थ्य पे सर जानना चाहेंगे कि क्या स्वास्थ्य से आप खुश हैं, यहाँ की व्यवस्था से, या इसमें सुधार की जरूरत है? सबसे पहले तो मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूँ कि मैं नालंदा में और बिहार शरीफ में हूँ। अगर प्राइवेट डॉक्टर्स का बात हो तो हम समझते हैं कि यहाँ जितना डेडिकेटेड और ईमानदारी से अपने प्रोफेशन को यहाँ के हमारे डॉक्टर निभा रहे हैं, और जितना जो भी आधुनिक तकनीकी है उसको अपना करके सेवा दे रहे हैं, एक अपने आप में अद्भुत मिसाल है। लेकिन उसके बावजूद जो सोसाइटी का एरोगेंसी बढ़ा है, तो उसके कारण बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको कि सोचना पड़ रहा है कि क्यों नहीं हम आने वाले जनरेशन को, और हमारे आगे आने वाले जनरेशन लोग सोचता है कि जब बेवजह क्लिनिक में तोड़ फोड़ हंगामा, आज कहीं भी कुछ भी कोई पेशेंट का अगर डेथ हुआ तो उसके तह में जाने का नहीं, और एक जो आता है, एक झुंड आता है, उसमें लगता है कि अधिकतर लोग इलिटरेट लोग आकर के हंगामा करते हैं, और कितना टॉर्चर होता है, जो डॉक्टर टॉर्चर होता है। और इस प्रोफेशन के बारे में मैं एक बात लोगों को बतला दूं कि जब भी किसी मरीज को नुकसान होता है, चाहे कुछ लगता है कि आपका ढंग से कुछ मिसहैपनिंग होता है, तो डॉक्टर का कितना नींद हराम होता है, डॉक्टर की कितनी चिंता रहती है, इसको दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। और इस चिंता के बावजूद भी उसको आज समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और ये जो एरोगेंसी खास करके बढ़ते जा रहा है, एक तरफ तो है कि सरकारी व्यवस्था सुधार हुआ है, ठीक है, पहले हम भी 10 साल पहले नौकरी किए थे, 10 साल नौकरी किए थे, तो उस समय जो व्यवस्था आज में काफी सुधार हुआ है, बहुत कुछ सुधार हुआ है। लेकिन इतना बड़ा पॉपुलेशन, उसके हिसाब से न तो डॉक्टर है, अन्य सरकार के पास उतना साधन है। उसी का विकल्प एक है जो प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ पर है, और प्राइवेट प्रैक्टिस में लोग बहुत ही मतलब अच्छे ढंग से प्रोग्रेस कर रहे हैं, और लोगों को हम समझते हैं कि अधिकतर लोगों को राहत जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर है उन्हीं से मिलता भी है। तो इस रूप में कि थोड़ा सा वही एक चीज है कि जो एरोगेंसी बढ़ा है और हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। प्रशासन के तरफ से तो मदद मिलता है ऐसे, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि केस मुकदमा, फर्जी केस मुकदमा, कंज्यूमर कोर्ट, ये सब, इन लोगों को, ये सब बातों को देख करके लोग, हमारी चिंता है केवल कि आने वाली जो पीढ़ी है ऐसा ना हो कि इस तरह का अराजकता से लोग मगर सर हजारों करोड़ रुपया लग गया। पावापुरी मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात, हमको लगता है कि सरकार जो भी आती है उसकी इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है। जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी अगर बात की जाए सरकारी अस्पताल में, वो व्यवस्था जो चरमरा जाती है, वो क्यों चरमरा जाती है? अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात की गई, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं तो उनको आप उस हिसाब से, अनुपात से पैसा नहीं देते हैं। या जो व्यवस्था की बात की जाती है, अब देखिए हमको लगता है कि बिहार में एम्स के बाद जो आप पीएमसीएच एम्स की बात करें, पावापुरी मेडिकल कॉलेज से बड़ा संस्थान अभी नहीं है। हजारों करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है सरकार का, फिर भी व्यवस्था नहीं है। सिस्टम के कारण लोग मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा जो है, जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों का, वो भी तो एक मुद्दा है ही। मुद्दा तो जरूर है, लेकिन ऐसा है कि जो भी मतलब एक जो बदलाव आ रहा है खास करके सरकार के तरफ से, तो चूंकि इतना बड़ा गैप था कि उसको पूरा करने के लिए जो सरकार के पास बजट है, चाहे फिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स का, जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर थे, जो लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट थे, अधिकतर लोगों ने खास करके जो सरकारी सेवा में साधन नहीं था डॉक्टर रह करके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि हम जब नौकरी शुरू किए थे तो उस समय जब आई स्पेशलिस्ट होते हुए भी मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई थी जहाँ डायरिया, डिसेंट्री, सर्दी बुखार का इलाज करना ही पड़ता, को ही करना पड़ता था। अगर हम उसी रूप में रह जाते तो आज हम स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते।
तो कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी के चक्कर में रह गए और फिर उसी तरह से उसी व्यवस्था में अच्छे काबिलियत के बावजूद भी अच्छी सेवा नहीं दे सके। तो गैप बहुत बड़ा था जहाँ पर कि कुछ भी दवा नहीं, केवल ऐसे ही मरीज को धूल झोंकने का उस समय जब हम नौकरी करते थे कुछ साधन ही नहीं था जिससे कि मरीजों का इलाज कर हो सके। तो सुधार तो हुआ, उस समय से बहुत सुधार हुआ, लेकिन एक त्वरित सवाल है, बीच में हम कूदना पड़ रहा है। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो बजट और तमाम चीजें, आपको नहीं लगता है कि जो राजनीतिक पार्टी जो रैली करती है या जितना मतलब हजारों करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट होता है, क्या उसको रोक करके इस डेवलपमेंट पे नहीं लगाया जा सकता या पर्यटन को उद्योग बना के बिहार का विकास नहीं किया जा सकता? देखिए, पर्यटन तो एक सबसे बड़ा मतलब विकास का एक माध्यम है और बिहार में खास करके पर्यटन के क्षेत्र में इतनी असीम संभावना है कि सरकार यदि इसके ऊपर फोकस करे और प्लान वे में इसको डेवलप करने के लिए सोचे। बिहार में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि लोग पर्यटन आना चाहते हैं, लेकिन कभी विधि व्यवस्था के नाम पर वो रुक जाती है, कभी रोड के कम्युनिकेशंस के नाम पर वो रुक जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके चलते हम लोग पर्यटन को अपना आय का आधार नहीं बना पाए। वर्तमान सरकार ने इसके ऊपर कुछ ध्यान दिया है, धीरे धीरे पर्यटन में राजगीर को देख लीजिए, बहुत ही पर्यटन बात वही अरविंद सर के ही पास जाना चाहते थे, चूंकि हमने कहा कि ये आधार हो सकता है। सर, आपको नहीं लगता है पूरा जो चुनाव का जो माहौल है उसमें इतना खर्च होता है, इतना इन्वेस्टमेंट है, रैली है, तमाम चीजों की गतिविधियां होती है, करोड़ों करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट होता है, क्या उसको बचा करके हम इंफ्रा को खड़ा नहीं कर सकते? क्या संसाधन तैयार नहीं हो सकता? देखिए, चुनाव में तो वास्तव में जो हमारी जो सामाजिक स्थिति है, जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से लाचारी है, और उसमें 5 साल में 4 इलेक्शन, पंचायत का, नगर निगम का, एमएलसी का, एमएलए का, फिर एमपी का चुनाव होना, तो जितना खर्चा बेहिसाब खर्चा होता है, तो हमारा जो आर्थिक स्थिति है उस ढांचे के अनुसार सटीक बैठता नहीं है। इसको देखिए किसी रूप में आज जैसे अभी कोरोना का वजह से ही, जैसे हम लोगों का डिपार्टमेंट में देखिए अभी गायनी का हुआ, जो लेडी लोग थी उनका पूरे स्टेट का चुनाव हुआ तो डिजिटल वे में ऑनलाइन हुआ। तो कुछ न कुछ तो अब जैसे बहुत सारी चीज, आधार कार्ड वगैरह ये सब जो भी बहुत सारी चीज परिवर्तन हुआ और लोग उसको अपनाए, तो इसी तरह से कुछ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें कि इस तरह से जो रहता है लूट मारदार, इस तरह का बजट का घपलेबाजी, ये सब भी नहीं रहेगा, पब्लिक को भी सुविधा होगा। और इस तरह से जो पूरा सप्ताह महीना जो आम पब्लिक का भी यातायात में आने जाने बहुत तरह की जो सुविधा होती है, और जो लोग इस चुनाव में लोग आम सभा में जहाँ तहाँ जो भी उसके पीछे लगते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो लाभ तो बहुत होगा। और हम समझते हैं इसी मतलब उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा एक होगा कि इतने सारे जो इलेक्शन है उसको कंपाइल किया जाए, डिजिटल किया जाए, और इस तभी एक रास्ता बनेगा। और थोड़ा नहीं, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट सरकार का जो खर्च होता है किसी भी हालत में इसको रुकना चाहिए। सर, 3 नवंबर को वोटिंग होना है, आप दोनों से चाहेंगे सर एक अपील जो है लोगों से आप लोगों की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि शहर और जिला और हर वो लोग जो इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं वो भी सुने। वोट 3 नवंबर को होना है, और उसके लिए आप लोगों से क्या अपील करेंगे? वोट देना तो एक राष्ट्रीय पर्व है, और हम लोग खास करके कल भी हम लोग रैली निकालेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए रोटी तथागत के द्वारा, जिसमें समाज के, शहर के सभी बुद्धिजीवी लोग निकलेंगे। तो हम लोग तो एक मैसेज देते हैं, प्रयासरत रहते ही हैं। आप सबसे अपील है कि अभी वक्त है, लोगों को मोटिवेट करें, घर परिवार अगल बगल मोहल्ला, और हम लोग अगर थोड़ा सा भी समय देते हैं, निकलते हैं, तो किसको वोट दें उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वोट देना ज़रूरी है सबसे पहले। इसके लिए हम लोगों को जागृत करें और प्रयास करें कि लोग जा करके वोट दें, और छोटी संकीर्ण मानसिकता से उठ करके सच्चे देश और समाज के भविष्य के कामना के लिए और एक खुले दिमाग से वोट करें। तो यही एक हम समझते हैं कि जो लोकतंत्र का जो पर्व है, तो उसका सही हम लोग आदर सम्मान कर सकें। जी।
देखिए, वोट तो समय की जरूरत है और हर योग्य व्यक्ति को वोट देना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और जब तक हम वोट नहीं देंगे, जब तक हम बूथ तक जाएंगे नहीं, जब तक सही और अच्छे लोगों का चुनाव हम नहीं करेंगे, तो फिर हम लाख ढोल पीटते रह जाएंगे, हमारा समाज उसी अराजक की स्थिति में रहेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है सभी नालंदा के सभी लोगों से कि 3 अक्टूबर को जो चुनाव 3 नवंबर को जो चुनाव का महापर्व है, उसमें निश्चित तौर पर अपने घर से बाहर निकले, अपने बूथ तक जाएं और अपने मतदान को आज सदुपयोग करें और अच्छे और योग्य व्यक्ति का चुनाव करें। इसी में हमारी और समाज की और देश की भलाई है। एक अच्छे सुयोग और योग्य व्यक्ति का चयन करना है। जो कैंडिडेचर की बात होती है कि एक अच्छे उम्मीदवार को चुनकर जब हम भेजेंगे तो हमारी जो नीति निर्धारण की बात होती है वो सही ढंग से हो पाएगा। आज हमारे शो में 2 खास मेहमान जो उपस्थित हुए, डॉक्टर अरविंद सर और डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा सर, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त हम लोगों के लिए निकाला है। समाज को एक मार्गदर्शन होना है, तमाम चीजें हैं जो पृष्ठभूमि इनकी रही है, इससे निश्चित रूप से जो युवा पीढ़ी है जो आज के डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा को देख रहे हैं या अरुण कुमार वर्मा को देख रहे हैं, आपके संघर्ष को सुनकर उनके अंदर एक प्रेरणा आएगी। इन तमाम चीजों के साथ इस शो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।